रात के वक्त उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम साहब एक ट्रक ड्राइवर का पीछा करने लग गए। एसडीएम ने जान जोखिम में डालकर ट्रक का पीछा किया। ओवरलोड ट्रक में रेत भरकर ले जा रही थी। बाद में ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। देखिए। अंदाज फिल्मी, सीन असली। ट्रक चालक की शामत आई। आगे आगे ट्रक और ठीक उसका पीछा करती हुई गाड़ी। हाईवे पर ये कोई फिल्म के दौरान फिल्माया जाने वाला सीन लग रहा है, जिसमें पुलिस जीप में इसी तरह गुंडों का पीछा करते हुए उन्हें दबोच लेती है। लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है, जहां एक ट्रक का पीछा करके जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया गया और उसका पीछा करने वाले खुद एसडीएम साहब हैं। जैसे ही खबर मिली कि ट्रक में बालू भरा है और ट्रक पूरी तरह ओवरलोड है, फिर क्या था, ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश की गई। जिला मुख्यालय के रानी लक्ष्मीबाई तिराहे से ट्रक चालक को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम सदर केडी शर्मा के ड्राइवर ने ट्रक को रोकने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। हाईवे पर दूसरे राहगीर भी देखकर दंग थे। एसडीएम की गाड़ी ट्रक के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। इसके बाद एसडीएम की गाड़ी ट्रक के आगे ही निकल गई, लेकिन इससे भी ट्रक चालक पर कोई असर नहीं हुआ। वो ट्रक भगाता रहा। एसडीएम के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां भी पीछा कर रही थीं। करीब 10 किलोमीटर दूर तक ट्रक भगाने के बाद ट्रक ड्राइवर को लगा अब बचकर निकलना मुश्किल है। आखिरकार ट्रक को घेरकर जवाहर नाले के पास रोक लिया गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। ओवरलोड ट्रक कानपुर की तरफ जा रहा था। जांच के बाद एसडीएम ने ट्रक को सीज कर दिया। शासन के निर्देश पर डीएम ने अवैध रेत के कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तैनात की है। ये टीमें अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही हैं। इस तरह अवैध रेत के कारोबार और ओवरलोडिंग रोकने की मुहिम चलाई गई है। खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सांप के काटने के बाद एक शख्स सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं यहां हादसे में कोबरा ने युवक को डस लिया। दावा यह भी है कि इसके बाद युवक ने सांप का फन चबा डाला। देखिए। अस्पताल में सांप की दहशत। सांप को लेकर पहुंचा शख्स। डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, सांप ने काटा है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स सांप को डिब्बे में बंद करके अस्पताल में दाखिल हुआ। जैसे ही सख्त खबर अस्पताल में फैली, क्या मरीज, क्या तीमारदार, क्या मेडिकल स्टाफ, हर कोई दंग रह गया। चिलवरिया बाजार के रहने वाले प्रकाश ने बताया कि उसे सांप ने काट लिया। वो तेल चक्की में काम कर रहा था। इसी दौरान एक सांप वहां से गुजरा। उसे भनक तक नहीं लगी, तभी उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया, जिसके बाद सांप ने उसके पैर में काट लिया। सांप के डसने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि उसने सांप को पकड़कर डिब्बे में डाल दिया। जब उसने अपने परिजनों को बताया तो वो भी परेशान हो गए। बिना देर किए प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया। सांप को देखकर अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। जब प्रकाश ने डॉक्टर को सांप के डसने की बात बताई और जब डिब्बा दिखाया तो डॉक्टर भी हैरान थे। इसके बाद डॉक्टरों ने बिना देर किए उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उसे एंटी स्नेक इंजेक्शन दिया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। क्यों सांप को क्यों लेकर आए सर? अब पता चले साहब को, डॉक्टर साहब को कौन सा सांप है, जहरीला है कि नहीं है। ये कहाँ पे काटा है? दाहिने पैर में, पंजे में। किस वही दुकाने पे। कौन सी जगह? यही चिलवरिया बाजार। वहीं हरदोई से भी एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स का दावा है कि उसे सांप ने काटा। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इसका दावा है कि उसने सांप का फन ही चबा डाला और गुस्से में सांप को मार दिया।
पुनीत बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। सुनिए जरा इसका सांप के काटने को लेकर क्या कहना है। खेत पे गया था धान के, वहीं ये मेरे को काला सांप कोबरा मिला, इसने मेरे को काट लिया। फिर मैंने इसको पकड़ के अपने मुंह से इसका मुंह काट दिया। काटने के बाद फिर मैं वहाँ से आया, फिर जिला अस्पताल गया। जिला अस्पताल में रात भर भर्ती रहा। उसके बाद फिर मेरे को ठीक लगा तो फिर मैं यहाँ घर पे आया हूँ, तो अभी भी ठीक लग रहा है, मैं कुछ नहीं महसूस हो रहा है। थाना टड़ियावा क्षेत्र के मजरा पुष्पोताली की ये घटना है। पुनीत का कहना है कि सांप के डसने के बाद उसे पैर में दर्द हुआ, उसका सिर भी घूम रहा था। इसके बाद वो अस्पताल पहुंच गया। जब उसने डॉक्टरों को पूरी बात बताई तो वो भी दंग रह गए। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। रात भर निगरानी में रखने के बाद उसे अगली सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद डॉक्टर ही नहीं, ग्रामीण भी हैरान है। फिलहाल सांप के काटने के दावों को लेकर कौतूहल बना हुआ है। रात्र में हमारे पास पुनीत सनाफ सुरेश, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुष्पोताली थाना टड़ियावा का निवासी था, जो कि हमारे इमरजेंसी में आया हुआ था, जो कह रहा था कि मुझको किसी सांप ने काटा हुआ है। हालांकि हालत उसकी सामान्य थी। इसको अपने हमने उल्टी करके प्राथमिक उपचार दिया और वो इसकी नॉर्मल थी। ये कह रहा था कि मैंने भी सांप को काट लिया है और फोटो भी दिखा रहा था सांप काटने की। इससे ये होता है कि सांप को उसने काट लिया, अगर सांप उसको काट लेता वापस तो उसकी इससे भी जान भी जा सकती थी। बहराइच से अखिलेश कुमार, हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज हो गया है। दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। 16 नवंबर को ये पदयात्रा वृंदावन में खत्म होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू पदयात्रा का शुभारंभ कर दिया है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार और सनातन एकजुटता के लिए दिल्ली से यात्रा वृंदावन के लिए निकल पड़ी। उनकी यात्रा में शामिल लोगों में उत्साह है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। सनातन का ध्वज उठाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में रहने वाला हर शख्स सनातनी है। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? ये रास्ता पूरा बाबा बागेश्वर का काफिला है। दूर दूर तक, जहां जहां तक आप देखेंगे बाबा बागेश्वर का की जो ये पदयात्रा है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0, बाबा बागेश्वर की एक आह्वान पर तमाम लोग अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं इस सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए। और सिर्फ लोगों का ही जमावड़ा नहीं है, बाबा बागेश्वर का आज यही कहना था कि यात्रा वृंदावन तक इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं और लोग खुद से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ और हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं। आज सभी के हाथ में इसी तरह से सनातन का झंडा है और आज दिल्ली की सड़कों पर ये भगवा रंग, ये सनातन का रंग, ये हिंदुत्व का रंग साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन पदयात्रा में पहले दिन 16 किलोमीटर का सफर तय होगा। 8 नवंबर को फरीदाबाद वल्लभगढ़ पलवल होते हुए 17 किलोमीटर, 9 नवंबर को हसनपुर फरीदाबाद मथुरा हाईवे तक 18 किलोमीटर, 10 नवंबर को मथुरा बॉर्डर से यमुना एक्सप्रेसवे तक 20, 11 नवंबर को मथुरा होते हुए ब्रज क्षेत्र तक 17, 12 नवंबर को वृंदावन आउटर से तीर्थ स्थल तक 15 किलोमीटर, 13 नवंबर को वृंदावन लिंक से बांके बिहारी मार्ग तक 18 किलोमीटर, 14 नवंबर को राधा कृष्ण मंदिर क्षेत्र तक 16 किलोमीटर और 15 नवंबर को वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर तक 15 किलोमीटर की यात्रा होगी और 16 नवंबर को यात्रा का समापन हो जाएगा।
बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाते रहेंगे। पदयात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वहीं लखनऊ में भी खास कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को साल 1875 में लिखा गया था। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अब ये उत्सव अगले एक साल यानी 7 नवंबर 2026 तक मनाया जाएगा। पटना में बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम ने देशभक्ति जगाने का काम किया है। फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन और सभा का आयोजन किया गया। सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन सभागार में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड में लंबे समय से लटकी 44 जल विद्युत परियोजनाओं पर आखिरकार हलचल शुरू हो गई है। केंद्र से राज्य को इसमें से 7 परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं UJVNL ने 2030 तक का ऊर्जा रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्तराखंड ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। उत्तराखंड में लंबे समय से लटकी 44 जल विद्युत परियोजनाओं में से उत्तराखंड को 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इनमें बावला नंदप्रयाग, देवसारी, भ्यूडर गंगा, झालाकोटी, उर्गम 2, विलंगना 2 और मलखेत परियोजनाएं शामिल हैं। इन 7 परियोजनाओं से राज्य को करीब 650 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है, जबकि 23 परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वहीं कुछ परियोजनाएं केंद्रीय जल मंत्रालय की आपत्ति के बाद रुकी हुई हैं। 44 परियोजनाएं इस समय स्थगित हैं। इन 44 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं को रोकने के बारे में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से रोकना उचित माना गया। जो पर्यावरण मंत्रालय ने एक आदरणीय उच्चतम न्यायालय के कहने पर एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट बॉडी, उन्होंने रिकमेंड किया कि 23 परियोजनाओं को ड्रॉप कर दिया जाए और 21 परियोजनाओं को ही संचालित किया जाए या निर्माण किया जाए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के पास तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है और UJVNL ने अगले 5 साल यानी कि 2030 तक का रोड मैप तैयार किया है, जिसमें करीब 1500 मेगावाट और बिजली उत्पादन के लिए नई जल विद्युत परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पर 2026 से काम शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ही UJVNL बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है ताकि राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। 2030 तक उत्तराखंड राज्य को पावर सरप्लस बनाना, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और अगले 5 वर्षों में हम करीब 1500 मेगावाट की परियोजनाओं को और कमीशन कर लेंगे, जिसके पश्चात उत्तराखंड राज्य भी पावर सरप्लस हो जाएगा। UJVNL का दावा है कि 2030 तक उत्तराखंड बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, यानी राज्य को बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उत्तराखंड दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे किनारे कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की है। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में धू-धू करके जलती आग को देखिए और इस धुएं के गुबार को देखिए। धुएं के गुबार से ही आपको समझ आ रहा होगा कितनी भीषण आगजनी हुई है। रंजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजीत, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? रावत क्षेत्र के कस्बे का मामला है। यहाँ पर हाईवे के किनारे कबाड़ का गोदाम था जिसमें अज्ञात कारण के चलते वहां पर आग लग गई। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो कबाड़ गोदाम के मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वह किसी निजी काम से वहां से गए थे और जब वे वहां से लौटे तो सब कुछ खाक मिला। जब इस मामले में उनसे ये भी पूछा गया कि क्या उनको किसी पे शक है तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया कि उनको किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि आखिरकार किसने आग लगाई है। लेकिन कहीं अभी ये आग का जो कारण है वो पता नहीं चल सका है। लेकिन कुछ समय पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 पहुंच गई हैं जिन्होंने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है जो जांच पर जुट गई कि आखिरकार जो आग है वो क्यों लगी है। जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया रंजीत। अब आपको मध्य प्रदेश के 2 शहरों से आई मौत से जिंदगी की जंग की खबर दिखाते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मंडला और कटनी से देखिए ये रिपोर्ट। कुछ ऐसी तस्वीरें जो कैमरा में कैद हो गई।
जिसे देखकर यकीनन किसी के भी होश फांकता हो जाए। सबसे पहले देखिए मंडला की ये तस्वीर, लहरों से जिंदगी की जंग। 36 सेकंड का ये वीडियो थर्रा कर रख देगा। जब लहरों के बीच पानी में ऐसे मुश्किल में थी जिंदगानी। खूबसूरत वाटरफॉल, लेकिन इसी वाटरफॉल में एक लड़का अचानक फिसल जाता है। चट्टाने फिसलने वाली थी। खैरा की वाटरफॉल में खूबसूरत नजारा देख रहा ये लड़का चट्टान पर खड़ा था, लेकिन कहाँ पता था कि ऐसे मुसीबत सामने आ जाएगी। पैर फिसला और शुरू हुई जंग। कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस तरफ से जाते तो वो भी फिसल जाते थे। इधर पानी से बाहर निकलने की कोशिश लड़का कर रहा था, लेकिन आसान नहीं था तेज बहाव के पानी से खुद को बचाना। सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। इस भंवर से कैसे निकले? कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और दूसरी तरफ से लड़के को बचाने के लिए मोर्चा खोला। अपना गमछा दिया कि इस गमछे के सहारे लड़का भंवर से बाहर निकल आए। वो तो गनीमत थी कि लड़के को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये गमछा सहारा बना और ये लोग बने इस लड़के के लिए देवदूत। हाँ, कुछ लोग जरूर वीडियो बनाने में मशगूल भी रहे। अब तस्वीर कटनी की। यहाँ जो हो रहा है वो सावधान कर रहा है कि जल्दी ट्रेन ना पकड़े, वरना क्या होगा देखिए। रेलवे स्टेशन चलती हुई ट्रेन, जिसे कटनी यातायात विभाग में पोस्टेड सूबेदार अंजू लकड़ा पकड़ रही थी। अभी ट्रेन की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ट्रेन चलने लगी थी। जैसे ही सूबेदार अंजू ने ट्रेन में चढ़ने लगी, तभी उनका पैर फिसला। उसके बाद की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देगी। उसके बाद गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों और आरपीएफ जवान और स्थानीय लोगों ने फौरन अलर्ट होते हुए उन्हें बचा लिया। कटनी जिले के यातायात विभाग में पदस्थ सूबेदार अंजू लकड़ा एक चलती ट्रेन से पैर फिसलने का वीडियो उनका सामने आया। वायरल वीडियो जबलपुर रेलवे स्टेशन का है। कटनी में नारायण गुप्ता, मंडला में कृष्णा साहू की रिपोर्ट। न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देहरादून में प्रदेश का पहला ऐसा डॉग शेल्टर बनने जा रहा है, जहां अग्रेसिव डॉग्स को सजा दी जाएगी। उन्हें खाना पीना तो दिया जाएगा, लेकिन उनकी आजादी छीन ली जाएगी। देखिए। देहरादून नगर निगम अब उन स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम कसने जा रहा है जो शहर में लोगों पर हमला करते हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक हो गया है। नगर निगम ने इसके लिए राज्य का पहला डॉग शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के शंकरपुर में बनने वाले इस शेल्टर का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। फीडिंग स्पॉट्स और अब शेल्टर को लेकर भी इन दोनों के अनुपालन के लिए तैयारी की जा रही है और नगर निगम के द्वारा ऑलरेडी फीडिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हुए चिन्हीकरण किया जा चुका है। शेल्टर को लेकर जो अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस क्रम में भी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है नगर निगम की, वो तुरंत मौके पर आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि कितना हमें क्या क्या व्यवस्थाएं देनी होंगी। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप इसको जल्दी धरातल पर उतारा जाएगा। यानी अब इंसानों की तरह डॉग्स को भी सजा मिलेगी। डॉग्स इन शेल्टर में रहेंगे जहां भोजन पानी मिलेगा, लेकिन उनकी घूमने फिरने की आज़ादी छिन जाएगी। इन डॉग्स को शेल्टर में तब तक रखा जाएगा जब तक उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो जाता। सजा से पहले डॉग की पूरी जांच होगी। बिना जांच के उन्हें नहीं रखा जाएगा। नगर निगम की एक स्पेशल कमेटी डॉग्स के व्यवहार की जांच करेगी और फिर उसकी सिफारिश के बाद डॉग्स को शेल्टर भेजा जाएगा। वही डॉग्स रखने चाहिए जो कि बहुत फेरोशियस हों, बहुत ज़्यादा जो काटने वाले हों, और उसको भी जो हमारी टीम पहले जांचे कि क्या वो वास्तविक में फेरोशियस हैं, क्या वो वास्तविक में पब्लिक प्लेस पे रहने लायक नहीं है। उसके लिए SPCA है, उसके लिए हमारे ब्रीडर्स हैं, उसके लिए हमारी NGOs हैं, उसके लिए हमारे पशुपालन विभाग हैं, हमारा नगर निगम है। सभी लोग संयुक्त रूप से इस पर एक चर्चा करें। हम लोग उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तभी वो डॉग शेल्टर भी हमारा अच्छे से वर्कआउट करेगा। तो अब देहरादून में डॉग्स को भी रूल बुक वाला ट्रीटमेंट मिलने जा रहा है, जहां भौंकने की आज़ादी तो नहीं होगी, लेकिन सुधरने की गारंटी जरूर होगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट।